हेलो एवरीवन, आपका अपनी चैनल एमपी एग्ज़ाम में स्वागत है। ये हड़प्पा सभ्यता मेंस का थर्ड वीडियो है। इसमें आगे के प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। यदि आपने इसके पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि इस थर्ड वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएं। अगर नहीं होते हैं तो फोर्थ वीडियो भी इसका आएगा। बताना चाहूँगी, मेंस का जो कंटेंट है ये एनसीईआरटी और घटना चक्र बेस्ड है और ऑथेंटिक सोर्स भी जो है ये लिए गए हैं। आपको अगर मेरा प्रयास पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे द्वारा आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया गया था कि अति लघुत्तरीय 60+ क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक से, जो कि हड़प्पा सभ्यता है, उसके में किए जाएंगे। 45+ क्वेश्चंस जो है लघुत्तरीय प्रश्न किए जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लगभग 20 करेंगे। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से 98% क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं, जिसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में हमें किस क्वेश्चन में किस तरह से लिखना चाहिए ये कंप्लीट बताया गया है। क्वेश्चन में अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो जो एग्ज़ामिनर है वो मार्क्स भी जो है चेंज कर देता है। मतलब कि अगर आप कंटेंट अच्छा नहीं लिखते हैं तो वो मार्क्स भी जो है कम कर देता है। तो ये जो है पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कि टॉपर्स के द्वारा दिए गए, उनकी जो बुक है उसमें से भी जो है कुछ लिए गए हैं क्वेश्चंस, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसी में से की गई है। मैंने खुद ने भी जो है एमपीपीएससी मेंस दिया है, तो मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि किस क्वेश्चन में किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए। चलिए 11 मार्कर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे कि हम पहले ही नगरीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं 11 मार्कर में। हड़प्पा कालीन विशिष्ट भवनों का उल्लेख करें, ये भी हम 11 मार्कर में कंप्लीट कर चुके हैं। और राजनीतिक जीवन का विश्लेषण कीजिए, इसमें विश्लेषण कीजिए या तो फिर मूल्यांकन कीजिए या समीक्षा कीजिए। इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन का मतलब, यहाँ पर जो शब्द लिखा रहता है उसका मतलब बदल जाता है। मूल्यांकन करें अगर इस तरह से लिखा होता है तो आपको पहले उसके सकारात्मक और उसके बाद में फिर नकारात्मक बिंदु लिखने होते हैं। विश्लेषण करना मतलब ये होता है कि आप उससे क्या समझ रहे हैं, आपको निष्कर्ष देना चाहिए 11 मार्कर में। जैसे कि पहले आपको बताया गया था कि किस तरह से हमें 11 मार्कर लिखना चाहिए। सामाजिक जीवन भी जो है इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए, पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया गया था। उसके बाद आज जो हम हैं यहाँ से आर्थिक जीवन के विविध पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो आज हम आर्थिक जीवन देखेंगे। अब आर्थिक जीवन के अंदर भी सब पॉइंट्स, कुछ सब क्वेश्चंस बनते हैं जो कि 5 मार्कर और 3 मार्कर रहते हैं, तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहले आर्थिक जीवन के विविध पक्षों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 11 मार्कर में यदि आर्थिक जीवन आता है तो हमें मुख्यतः ये 8 बिंदुओं को जो है ये लिखना होता है, जिसमें पहला जो है कृषि है। ये 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। पशुपालन भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि हड़प्पाकालीन पशुपालन पर टिप्पणी कीजिए या हड़प्पाकालीन कृषि पर टिप्पणी कीजिए। शिल्प एवं उद्योग, ये भी 5 मार्कर का जो है क्वेश्चन है। वाणिज्य व्यापार, ये भी 5 मार्कर का क्वेश्चन है। यातायात संचार व्यवस्था, मापतोल के पैमाने, मुद्रा व्यवस्था और नगरीकरण जो है 3 मार्कर में बनता है, 5 मार्कर में नहीं बनता है। तो ये जो 7 बिंदु आपको बताए गए हैं ये स्वयं में 5 मार्कर का जो कंटेंट रखता है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा जो बताए जाएंगे ये 5 मार्कर के हिसाब से ही बताए जाएंगे। एक एक को जो है डीपली डिस्कस किया जाएगा कि आप 5 अंक में किस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन साथ में अगर यही क्वेश्चन अगर 11 मार्कर में आता है तो आपको सिर्फ एक बिंदु पे 2 लाइन ही जो है वो लिखनी होती है। जैसे कृषि में जो आपको मुख्य 2 लाइन लग रही है, वैसे शुरुआत की जो 2 लाइन रहती है वो ही लिखना चाहिए। लेकिन अगर आपको 2 लाइन जो अच्छी लग रही है वो आप लिख सकते हैं। पशुपालन में भी 2 लाइन, 3 लाइन, इसमें 3 से 4 लाइन, 3 से 4 लाइन, इस तरह से आप जो है 20-22 लाइन जो है इसमें लिख सकते हैं। अगर 2 लाइन अगर इंट्रो देते हैं, उसके बारे में बताते हैं और लास्ट में निष्कर्ष देते हैं, तो इस तरह से हमारा 11 अंकीय प्रश्न भी कवर हो जाएगा। तो 5 अंकीय प्रश्न में 5 अंक के हिसाब से ही ये सभी जो है ये अपने आप में मूल्य रखते हैं। तो आज आइए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। अब हमें कृषि में किस तरह से लिखना होता है कि पहले हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और जो इसमें विकसित स्थल है वो मुख्यतः जो है नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। तो
हमें यही बताना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता नदियों के आसपास विकसित हुई थी और यहाँ पे जो कृषि थी वो किस अवस्था में थी, वो विकसित अवस्था में थी। क्योंकि विकसित अवस्था में थी, यहाँ से जो अधिशेष अन्न का जो उत्पन्न होता था उन्हें जो है अन्नागार में रखा जाता था। अब अन्नागार के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। इन 4 स्थानों से ही हमें जो है अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। और इतना आपको पहले पॉइंट में लिखना चाहिए। अब अगर आप कृषि करते हैं तो उसके लिए किस तरह के जो उपकरणों का आप उपयोग करते हैं, तो आप हमें जो यहाँ से लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर का हसिया, इस तरह के जो है उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हमें कालीबंगा से भी जैसे कि जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और बनावली से भी जो है कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है, और बनावली से भी हमें मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। और हमें मोहनजोदड़ो से भी क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से हमें कृत्रिम बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमें इसमें इस तरह से लिखना चाहिए। अब अगर आप कृषि के बारे में लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये मैं आपको शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ। इसके फिर हम डिटेल में भी इसे देखेंगे। अब ये इस सभ्यता के जो लोग हैं वो कृषि करते थे, तो किस किस तरह की जो अन्न उपजाते थे। तो हमें यहाँ से जौ की जो है 2 प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही गेहूं की 3 किस्म के साक्ष्य मिले हैं, और इसके अलावा राई, सरसों, तिल, मटर, कपास, ये सभी उपजाते थे। अब कपास का यहाँ पे उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि कपास को जो सिंधुवासी इन्होंने उपजाया था सबसे पहले, इसलिए यहाँ पे कपास का उल्लेख करना चाहिए। और जो यूनानियों को हमारे द्वारा जब दिया जाता था तो इसे सिंडोन कहा जाता था। तो इस तरह से आपको ये 5 मार्कर में इतने सब पॉइंट्स जो है ये लिखने चाहिए। अब आर्थिक जीवन के विविध पक्षों को लेकर कुछ जो है इसके इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जिसे आपको भी अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए। जैसे आर्थिक जीवन के विविध पक्षों का उल्लेख कीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसमें आर्थिक जीवन के सभी पक्षों का उल्लेख करना होगा, जैसे कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग, वाणिज्य व्यापार, यातायात संचार व्यवस्था, माप तोल के पैमाने, मुद्रा व्यवस्था और नगरीकरण। ये सभी 8 पॉइंट्स जो है आपको डिस्कस करने होंगे। ये जो क्वेश्चन है अगर इस तरह से पूछा जाता है तो 11 मार्कर में पूछा जाएगा। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की कृषि पर संक्षेप लेख लिखिए तो ये 5 अंकों में पूछा जाएगा। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन पर संक्षिप्त लेख लिखिए या उल्लेख कीजिए, तो ये भी आपको 5 मार्कर में आएगा, 5 मार्कर में आएगा। इसके अलावा इसके शिल्प एवं उद्योगों का वर्णन कीजिए, ये भी 5 अंकीय प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के वाणिज्य व्यापार पर प्रकाश डालिए, ये 5 अंकीय प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित मापतोल के पैमानों का वर्णन कीजिए, ये 5 अंकीय प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित यातायात संचार व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ये 5 अंकीय प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित मुद्रा व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ये 5 अंकीय प्रश्न है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अलग तरह से बनते हैं जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि इसमें हमें क्या मैटर लिखना है, तो वो भी मेरे द्वारा भी बताया जाएगा। इसमें नगरीकरण और 7 नगर ये वाला जो हम 3 अंकों में कर चुके हैं, तो ये 3 अंकीय प्रश्न ही है। तो इसमें हमें इस तरह से 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में इंट्रो लिखना होता है, तो वो किस तरह से लिखना चाहिए। अगर आर्थिक जीवन आता है तो हमें लिखना चाहिए कि सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी, मुख्यतः वहाँ पर कृषि ही की जाती थी, लेकिन पशुपालन और व्यापार भी प्रचलन में थे। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी किंतु पशुपालन और व्यापार भी प्रचलन में थे। उसके बाद में आपको एक छोटा सा अगर 11 मार्कर में आता है तो इस तरह से 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से डायग्राम भी जो है ये इस तरह से जो डायग्राम है ये भी बना सकते हैं। उसके बाद में पहला जो है 5 अंकीय प्रश्न है, कृषि पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अभी जो आपको ऊपरी तौर से मेरे द्वारा बताया गया था उसी हम जो है डीपली डिस्कस करते हैं। अगर कृषि के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए इस तरह से 5 अंकीय प्रश्न आता है तो हमें उसमें लिखना चाहिए, पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता नदियों के आसपास विकसित हुई थी, अतः यहाँ की कृषि विकसित अवस्था में थी तथा कृषि अधिशेष को अन्नागारों में सुरक्षित रखा जाता था। अब अन्नागार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल, इन 4 स्थानों से हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेनली अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही जो है हमें बड़े आकार के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमें अगर 11 अंकीय प्रश्न में आता है तो हमें ये भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नदियों के आसपास विकसित हुई थी,
इतना लिखने के बाद में ये यहाँ की कृषि विकसित अवस्था में थी। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो दिए उसका फिर आप एग्जाम्पल का वर्णन कर सकते हैं। तो ये 11 अंक के प्रश्न में सिर्फ 3 से 4 लाइन जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर 5 अंक की में आता है तो हमारे पास मैटर हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह से लिखना चाहिए। तो हमें जो सेकंड पॉइंट है इस तरह से लिखना चाहिए कि हड़प्पाई लोग संभवतः लकड़ी के हल तथा पत्थर के हंसी का प्रयोग करते थे। लकड़ी के हल, हमें मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लकड़ी के हल का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे जो कि जीवाश्म है, और संभवतः जो है भूमि के द्वारा जो नेचुरल जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा अगर लकड़ी है तो वो नष्ट हो जाती है, कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें हल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हमें जो है बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो हमें ये साक्ष्य के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि मिट्टी का ही हल प्रयोग करते होंगे। हमें पत्थर के हंसी जो है प्राप्त हुए हैं। अब हमें इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहिए कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है, बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त होता है, सिंचाई हेतु बांधों का निर्माण जो है मोहनजोदड़ो में निर्मित विशाल बांध था। तो हमें यहाँ पे कृत्रिम बांध के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट बताए गए हैं, ये कालीबंगा का जब आप 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तो उसमें किस तरह से लिखना चाहिए, तो उसमें जो है डिटेल में मेरे द्वारा सब बताया गया है। बनावली के ऊपर भी 3 मार्कर देखेंगे और मोहनजोदड़ो के ऊपर भी 3 मार्कर देखेंगे। उसमें से जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं वो आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। लेकिन हमें लगभग सभी तरह से जो है आंसर लिख के रखना चाहिए ताकि एंड टाइम पे हमें बहुत सारी बुक्स ओपन ना करना पड़े। ये काफ़ी सारे सोर्सेस से जो है ये वाला मैटर लिया गया है, तो आप अपनी कॉपी में डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं। अब जैसे कि इसका अगला पॉइंट हमें ये लिखना चाहिए कि ठीक है, आप जो अर्थव्यवस्था थी वो विकसित थी, वहाँ पे कृषि अधिशेष उत्पादन होता था, आप लकड़ी के हल और पत्थर के हंसी का प्रयोग करते थे। लेकिन आप यहाँ पे क्या उपजाते थे, तो आप गेहूँ, जो चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर, कपास, ये सभी सब्जियों का और फसलों का आप उत्पादन करते थे। उसमें भी आप गेहूं की 3 और जो कि 2 किस्में जो उपजाते थे। अब हमें कपास की भी जो सबसे पहले जो साक्ष्य है वो सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं, और यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा था, सिंधुवासी की उपज। सिंडोन का मतलब ही होता था सिंधुवासी की उपज। तो आप इस तरह से जो है ये 5 मार्कर में लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बांधों का निर्माण तो हमें मिला है जो कि कृत्रिम बांध था मोहनजोदड़ो से, लेकिन हमें नहर से सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मूर्तियों के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे। उसी तरह से कब्रिस्तान जो है उसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हमें एक और पॉइंट उसमें ऐड करना चाहिए कि नहर से सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। और ये वाला पॉइंट भी हमें याद रखना चाहिए। आप अलग से कहीं पे भी कॉपी में लिख सकते हैं कि इतनी सारी फसल और जो सब्जियां हैं उपजाने के साथ साथ इन सब से तो परिचित थे, लेकिन वो दाल और ईख मतलब कि गन्ना, इसे नहीं उपजाते थे। ईख को उपजाना वो एक खराब बुरा मानते थे, गन्ने को उपजाना। तो दाल व ईख के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हमारा ये 5 मार्कर यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। सेकंड पॉइंट है पशुपालन। तो अगर ये मुख्य व्यवसाय था, प्राथमिक व्यवसाय था, तो द्वितीय व्यवसाय भी कुछ रहा होगा, तो वो था पशुपालन। और पशुपालन जो था उसमें वो हर तरह के जो है पशु को पालते थे। लेकिन वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो शेर से परिचित नहीं थे, वो हाथी से परिचित थे, ऊँट से परिचित थे, मतलब ऊँट का पालन भी करते थे। राजस्थान का जो कालीबंगा है वहाँ से जो है ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और सुरकोटदा से भी जो है घोड़े के ऊँट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो हाथी, ऊँट, घोड़े इन सबसे परिचित भी थे और हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो हमें इन्हें इस तरह से जो है लिखना चाहिए। साथ ही कुछ एग्जाम्पल है जो भी मेरे द्वारा नोट कराए जाएंगे, आपको वो भी उसका भी उल्लेख करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पशुपालन ये कंप्लीट होता है। अब आपको पशुपालन में किस तरह से जो है ये लिखना चाहिए, तो पशुपालन में आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि पशुपालन कृषि का सहायक व्यवसाय था। कृषि प्राथमिक व्यवसाय था, लेकिन कृषि का जो है सहायक व्यवसाय क्या था, पशुपालन। लोग किन किन को जो है पालतू बनाते थे, वो मुख्यतः गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, सूअर, ऊँट को पालतू बनाते थे। इन सभी जानवर को जो है पालतू बनाया जाता था।
अब इसमें जो हाथी है उन्हें भी लोग जो पालतू बनाते थे, क्योंकि हमें गुजरात के लोथल से जो है ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हाथी के, क्योंकि लोथल से हाथी दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ है। और ये पहला एग्जाम्पल हो गया कि हम हड़प्पा सभ्यता द्वारा हाथी पाला जाता था। उसके अंदर फिर कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ से ऊँट वहाँ पे पहले भी पाए जाते थे और साथ में पालतू भी बनाया जाता था। राणा गुंडई से जो है घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। ये सभी क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है, अवशेष है, जिससे ही हम हड़प्पा सभ्यता में किस तरह की आर्थिक व्यवस्था रही होगी, आर्थिक जीवन किस तरह का होगा, उसका अनुमान लगा रहे हैं। सूरकोटदा से भी घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मृण मूर्तियाँ मतलब कि मिट्टी की मूर्तियाँ जो कि पकी हुई होती थी। तो इस तरह से हमें इसमें लिखना चाहिए। यहाँ पर हमें अगला पॉइंट लिखना चाहिए पशुपालन में कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा, शेर, बाघ को पालतू नहीं बनाया जाता था घोड़ा, लेकिन इसके भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि उनकी अस्थियाँ जो है यहाँ से मिली है। तो इसके बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन शेर, बाघ को पालतू नहीं बनाया जाता था। वो जंगलों में रहते थे लेकिन उन्हें पालतू नहीं बनाया गया था। अब अगला जो पॉइंट है वो शिल्प और उद्योग है। किस तरह की जो शिल्प है, किस तरह के उद्योग जो है उस सभ्यता में प्रचलित थे। तो वहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे, आभूषण भी बनाए जाते थे, मन के मतलब कि छोटे छोटे बीट्स जो है वो भी बनाए जाते थे, जो लकड़ी का कार्य है वो भी किया जाता था, और साथ में जो मिट्टी है, पत्थर है, हाथी दांत है, इन सब पर भी कार्य किया जाता था। तो ये भी 5 मार्कर का क्वेश्चन है, हमें किस तरह से लिखना चाहिए आइए डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प एवं उद्योग विकसित अवस्था में थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो था वो वस्त्र उद्योग था। यहाँ पर हमने पहले भी पॉइंट में डिस्कस किया था कि सूती और ऊनी दोनों तरह के जो है वस्त्र तैयार किए जाते थे, उन पर डिज़ाइन भी बनाई जाती थी, और यहाँ पर रंगरेजों का उद्योग भी उन्नत था। रंगरेज मतलब कि कपड़ों को रंगने का जो उद्योग था वो भी उन्नत था। अब मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये हमें यहाँ पर लिखना चाहिए क्योंकि हम वस्त्र उद्योग के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप ये 2 लाइन में लिख देते हैं, आप अपने तरफ से इसे शॉर्ट करते हैं, तो उसका फिर आपको एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए। अब आपको वहाँ से जो है मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो कुंभकार मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाते थे, साथ में हाथ से भी बनाते थे। अब जब ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो इन्हें बर्तन बनाने के बाद में भट्टे पर पकाया जाता था और उन पर सुंदर चित्रकारी की जाती थी। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे लाल मृत भांड की जो है अधिकता पाई गई है, लाल और काले मृत भांड की। लाल मिट्टी के बर्तन रहते थे, उन पे काले रंग की डिज़ाइन उकेरी जाती थी, चित्र बनाए जाते थे। तो इस सभ्यता की ये विशेषता थी, लेकिन आपको उसमें इतना ही लिखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, स्वर्णकार आभूषण बनाते थे। सिंधुवासी धातुओं को गलाना जानते थे, तांबा और टिन मिलाकर कांसा निर्मित करते थे। साथ में वो सोने चांदी से भी परिचित थे। सोने और चांदी के हमें मुख्यतः आमरी में जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे जाकर हम 3 अंक में किस तरह से उसे लिखना चाहिए, जो कि अभी करंट का एक मुद्दा है, आमरी, तो वहाँ से जो है 3 अंकीय प्रश्न बन सकता है, क्योंकि बालाथल संस्कृति से 5 अंकीय प्रश्न जो है बना था। उसी तरह से हमें आगे लिखना चाहिए कि और किस तरह के उद्योग जो पाए जाते थे। मन का उद्योग पाया जाता था। मन का उद्योग मतलब कि छोटे छोटे बीट्स बनाए जाते थे, तो इस तरह का उद्योग भी उन्नत था। और मोहरे बनाने का शिल्प भी था। मोहरे मुद्रा के रूप में भी प्रचलित थी, जो कि छोटे स्तर पर कार्य करती थी। साथ ही जो मुहर है उसका प्रयोग जब कोई वस्तु आयात तो निर्यात की जाती थी, तो उसको सील पैक करने के लिए मिट्टी का लेप लगाकर उस पर मुहर लगा दी जाती थी। उसके बाद में फिर आयात निर्यात किया जाता था। तो मुहर बनाने का शिल्प भी था। बढ़ाई उद्योग था, क्योंकि बैलगाड़ी, लकड़ी के दरवाजे, कुर्सी, नौका आदि का निर्माण किया जाता था। तो हम इसे अनुमान लगा सकते हैं कि शिल्प उद्योग में बड़े उद्योग भी अपनी विकसित अवस्था में था। अगला जो है, शिल्प उद्योग में शंख, सीप, हाथीदांत, गोमेद, सेलखेड़ी, मिट्टी, धातु तथा पत्थर से बर्तन, मृदभांड, मन के मुहर, वस्तुएं बनाई जाती थी। तो इतने सारे जो है शिल्प उद्योग हड़प्पा सभ्यता में विकसित थे। इसमें से 5 अंकीय प्रश्नों में आप कुंभकार, स्वर्णकार, मन का उद्योग, मुहर बनाने का उद्योग, बड़े उद्योग, शिल्प उद्योग, इसके बारे में एक 1.5 लाइन लिखते हैं, तो आपकी 5 से 6 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 5 अंकीय प्रश्न भी जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला जो पॉइंट है, शिल्प उद्योग को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगला जो पॉइंट है वो है वाणिज्य व्यापार।
आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी बुकलेट से अगर आप एमसीक्यू लगाते हैं प्री के, तो भी आप इतना पढ़ने के बाद में आप प्री के जो है फैक्ट्स कंप्लीट कवर कर पाएंगे। और अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप मेंस के आंसर लिख पाएंगे। आपको ये समझ विकसित हो जाएगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह के आंसर लिखने चाहिए। उसके अंदर वाणिज्य व्यापार में हमें किस तरह से लिखना चाहिए। वाणिज्य और व्यापार का मतलब ये होता है कि आप किस तरह से व्यापार करते थे। तो यहाँ का व्यापार उन्नत था, ये हमें पता है। यहाँ पे जो है जल और थल दोनों मार्गों से है जो है व्यापार होता था। जल मतलब नावों के द्वारा और थल मतलब कि बैलगाड़ियों द्वारा, इक्का गाड़ियों द्वारा और हेलगाड़ियों द्वारा। हेलगाड़ी जो है इक्का गाड़ी को ही बोलते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए। और किस तरह का व्यापार होता था, जल और थल के द्वारा होता था, लेकिन आंतरिक व्यापार भी होता था और बाह्य व्यापार भी जो है ये होता था। आंतरिक व्यापार मतलब भारत के अंदरूनी सीमा में, आज का जो भारत है वहाँ पर भी पहले हम व्यापार करते थे और बाहरी व्यापार भी हमारे द्वारा किया जाता था। किस तरह से होता था, किन किन देशों के द्वारा होता था, ये भी मेरे द्वारा भी डिस्कस किया जाएगा। अब आप अगर आयात और निर्यात कर रहे हैं तो उसमें आयात होने वाली वस्तुओं को भी आपको लिखना चाहिए कि क्या वस्तुएं जो है आयात की जाती थी और कौन सी वस्तुएं जो है निर्यात की जाती थी। तो आयात और निर्यात में भी हमें लिखना चाहिए। मुख्यतः हम आयातित वस्तुएं जो हैं वो विलासितापूर्ण वस्तुएं होती थी, और कपड़े, ऊन, चमड़ा, तेल, इस तरह की जो वस्तुएं हम आयात करते थे। साथ ही कुछ धातुएं भी आयात करते थे, टीन, चांदी, सोना, सीसा, सिल, खड़ी, तांबा। लाजवर्द जो है एक तरह की मकान बनाने की सामग्री जो है वो भी हम जो है आयात करते थे। निर्यात हम क्या करते थे, हमारे पास में हाथी दांत थे, तो हाथी दांत हम जो है दूसरे देशों को निर्यात करते थे। साथ ही अनाज जो है हमारे यहाँ आज भी जो है अधिशेष होता है। पहले भी जो है हमारी यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और नदियों के किनारे जो है हमारी सभ्यता विकसित थी, तो अनाज जो है अधिशेष अवस्था में ही था, तो वो भी जो है दूसरे देशों को दिया जाता था। कपास जो है ये भी जो है मुख्यतः हमारे यहाँ भारत में उगाया जाता है, जो कि दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। और आयात में जो है विलासितापूर्ण सामग्री जो है ये होती थी मुख्यतः। तो हमें इस तरह से जो है इस पॉइंट को कवर करना चाहिए। जो वाणिज्य व्यापार है ये स्वयं में जो है 5 अंकीय प्रश्न है। शिल्प उद्योग भी 5 अंकीय प्रश्न है। पशुपालन ये जो है 5 अंकों में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ अगर टिप्पणी करने के लिए आता है तो आपको मुख्य मुख्य बिंदु जो है वहाँ पे लिखते हैं तो आपको 5 अंक मिलते हैं, या फिर 5 लगभग 4.5-5 अंक मिलते हैं इसमें भी, अगर यही लैंग्वेज आप रखते हैं तो। अभी जैसे कि मेरे द्वारा डिस्कस किया गया था वाणिज्य व्यापार, तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि सिंधुवासियों का व्यापार उन्नत था जो जल व थल दोनों मार्गों से होता था। आंतरिक व्यापार हड़प्पा के विभिन्न नगरों के मध्य व भारत के राजस्थान, कर्नाटक व महाराष्ट्र से होता था। वहीं बाहरी व्यापार किससे होता था, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, फारस की खाड़ी, बलूचिस्तान आदि से होता था। जो आंतरिक व्यापार भारत के अंदर ही होता था वो बैलगाड़ी, इक्ता गाड़ी से होता था, हेलगाड़ी से होता था। और जो बाह्य व्यापार है वो नावों से होता था। नाव जो है लकड़ी की बनी होती थी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इंट्रो में लिखना चाहिए। अगर 5 अंक की आता है तो आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसने फिर आयात होने वाली वस्तुएं क्या थी, टीन, चांदी, सोना, शीशा, सेलखेड़ी, तांबा, लाजवर्द। और मुख्यतः आपको प्री के फैक्ट्स के लिए जो है ये चार्ट जो है याद रखना चाहिए, क्योंकि प्री में यही पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में टीन और चांदी कहाँ से आयात की जाती थी। तो कहाँ से की जाती थी, 2 देशों से की जाती थी, अफगानिस्तान और ईरान से। फिर पूछा जाएगा कि सोना कहाँ से किया जाता था, ईरान से। सीसा राजस्थान से भी किया जाता था, अफगानिस्तान और ईरान के अलावा। सेलखेड़ी जो कि एक तरह के चिकने पत्थर होते हैं जो कि मुहर और मनका बनाने में काम आता है। साथ में मुद्रा के रूप में भी इसका प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में। तो ये कहाँ से प्राप्त करते थे हम, गुजरात से, राजस्थान से और बलूचिस्तान से। तांबा ये भी बलूचिस्तान से प्राप्त किया जाता था। साथ में राजस्थान के जो खेतड़ी खदान है जहाँ आज भी जो है तांबा हमें प्राप्त होता है, तो ये फेमस खदान है। पहले भी जो है यहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता था। लाजवर्द जो कि एक मकान बनाने की सामग्री है, इसे जो है मेसोपोटामिया से मंगवाया जाता था। और वहाँ से और हम कपड़े, ऊन, चमड़ा, तेल ये भी जो है आयातित करते थे। अब निर्यात क्या करते थे, निर्यात होने वाली वस्तुओं में है हाथी दांत, अनाज, कपास, सीप की वस्तुएं। तो इस तरह से जो है 5 अंकीय प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है। यातायात और संचार व्यवस्था में हमें ये लिखना चाहिए कि जल और थल दोनों से होता था, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से होता था। अगर जल के द्वारा हो रहा है तो वो नावों से होता था, और अगर थल के द्वारा हो रहा है यातायात संचार
तो हमें उसमें बैलगाड़ी, एकता गाड़ी इसका उल्लेख करना चाहिए। साथ ही इसके एग्जाम्पल भी जो है वो लिखने चाहिए। अब इसे किस तरह से लिखते हैं आइए नोट करते हैं। हमें इस तरह से लिखना चाहिए, ये 5 अंकीय प्रश्न है। इसमें हमें लिखना चाहिए कि वाणिज्य व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से किया जाता था। वाणिज्य व्यापार, ये वाली लाइन हमने यहाँ पे क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे यातायात और संचार व्यवस्था है कि आप किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या फिर एक स्थल के लोग दूसरे स्थल के लोगों से किस तरह से संचार व्यवस्था बना कर रखते थे। तो हमें यहाँ पे वाणिज्य व्यापार वाला पॉइंट लिखना चाहिए। वाणिज्य व्यापार जो है स्थल तथा जल दोनों मार्गों से किया जाता था, जिसमें आंतरिक व्यापार में मुख्यतः एकता गाड़ी व बैलगाड़ी व बाह्य व्यापार में नावों का उपयोग किया जाता था। अब हमें यातायात संचार में ये कुछ एग्जाम्पल है, ये भी लिखना चाहिए कि यातायात किस तरह से किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृद भांड या फिर मुहर भी लिख सकते हैं। एक नाव का चित्र मिला है, मतलब कि नावों के द्वारा यातायात होता था। लोथल से पकी मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल हमें मिले हैं और हमें पता ही है कि लोथल में जो है डॉकयार्ड भी मिला है। तो ये भी हमें इससे स्पष्ट हो जाता है कि नाव के द्वारा जो है बाह्य व्यापार होता था। अब हड़प्पा और चौहदड़ों से कांसे की एकता गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि आंतरिक व्यापार जो है इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी के द्वारा होता था। तो इसमें इस तरह से हमें लिखना चाहिए। साथ ही हमें अन्य एग्जाम्पल भी वहाँ पे लिखना चाहिए कि बाह्य व्यापार में बंदरगाह का प्रमुख स्थान था, क्योंकि हम पूरा बाह्य व्यापार के बारे में ही लिखा है। यातायात तभी होता है जब आप वाणिज्य व्यापार में संलग्न होते हैं। अब जिसमें लोथल सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह था। ये आप पॉइंट 3 अंकीय में लोथल में लिख सकते हैं। वैसे 3 अंकीय प्रश्नों को और भी डिटेल में मेरे द्वारा आगे जाके बताएंगे। और ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जो कि 3 अंकीय में मेरे द्वारा पहले ही करवा दिया गया था कि गुजरात स्थित लोथल, रंगपुर और प्रभास पाटन। ये 3 तो जो है गुजरात में स्थित हैं, जो कि हमारे भारत में ही है। लेकिन बलूचिस्तान में भी जो है कुछ बंदरगाह नगर थे, जो कि थे सुदकांगेडोर, सुदकाको, बालाकोट और अल्लादीनो। इन सभी के ऊपर मेरे द्वारा 3 मार्कर जो है डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन ये जो लोथल, रंगपुर और प्रभास पाटन, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 3 अंकीय प्रश्न है जो कि पहले भी हमारे द्वारा डिस्कस किया गया है। तो हमें यहाँ पे ये इस तरह से आंसर लिखना चाहिए। वैसे देखा जाए, आप अगर कोई भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं तो जो मैटर मेरे द्वारा आज 1 घंटे में बताया जाएगा, 1 से 1.5 घंटे में, वो मैटर आपको कम से कम 15 दिन में जो है किसी भी कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे तो वो लिखवाया जाता है। तो आप अगर आपको ये मैटर पसंद आता है, मेरा प्रयास पसंद आता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। प्रश्न ये उठता है, क्या इस सभ्यता के लोग मापतोल के पैमानों का इस्तेमाल करते थे? क्या वो शिक्षित थे? जी हाँ, वो शिक्षित थे और मापतोल के एक समान पद्धति के पैमानों का उपयोग करते थे, जो कि हर एक स्थल में एक समान रूप से जो है पाए गए हैं। अब मापतोल के पैमाने में वो बाँट का उपयोग भी करते थे, वो स्केल का प्रयोग भी करते थे, जो पैमाने हैं। तो ये जो सभी हैं ये एक समान पाए गए हैं सभी में। अगर जो गणना करते थे तो वो 16 के गुणज में ही करते थे, ये आपको याद रखना चाहिए। और साथ में ही वो इस तरह की जो है 1, 2, 4, 8, 32, 64 इस अनुपात में जो है वो गणना भी करते थे। और इस सभ्यता से हमें छोटे बड़े सभी प्रकार के बाटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए, जैसे मोहनजोदड़ो से हमें सीप का जो पैमाना प्राप्त हुआ है। सीप के अलावा हमें तांबे का भी जो है पैमाना प्राप्त हुआ है। तांबे का कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें हड़प्पा से जो है प्राप्त हुआ है। लोथल से जो है हमें हाथी दांत का जो है पैमाना प्राप्त हुआ है। इसी तरह से मिट्टी का भी जो है हमें पैमाना प्राप्त हुआ है। ये सभी माप तोल के पैमाने जो लिखे हैं, तो ये पैमानों के ही एग्जाम्पल है। और माप तोल के लिए, मापने के लिए और तोलने के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था, और मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पैमानों का। तो ये पैमाने ही हैं। तो मिट्टी का भी हमें पैमाना जो है प्राप्त हुआ है, वो जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो हमें इतना डिटेल जो है कि माप तोल के पैमाने के अंदर लिखना चाहिए, जो कि ये 5 अंकीय प्रश्न है। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर माप तोल के पैमाने आते हैं तो सीप की बाट और हाथी दांत स्केल ये मुख्य है माप तोल के पैमाने में। और इसमें आपको किस तरह से लिखना चाहिए अगर 5 अंकों में आता है तो, कि इस सभ्यता के लोग माप तोल की इकाइयों से परिचित थे, खुदाई में छोटे बड़े सभी प्रकार के बाट प्राप्त हुए हैं। और अगर ये 11 अंकी में आता है तो आपको 2 से 3 लाइन लिखनी होती है। तो ये लिखने के बाद में आप ये वाली लाइन, ये लाइन और ये एग्जाम्पल में से 1-2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। लेकिन 5 अंकों में आपको लिखना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट,
खुदाई में छोटे बड़े सभी प्रकार के बाट प्राप्त हुए हैं जिनका तोल में एक समान पद्धति से उपयोग किया गया है, जिनकी तोल में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का अनुपात है। ये अनुपात आज के ही बाट के समान है, क्योंकि आज हम 250 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो, 2 किलो इस तरह के बाट के अनुपातों का प्रयोग करते हैं। तो ये 1, 2, 4, 8 इस तरह के अनुपातों का प्रयोग करते थे। साथ ही गणना में मुख्यतः 16 की संख्या व उसके गुणज का प्रयोग करते थे। 16, 32, 64 इस तरह से जो है गणना में प्रयोग करते थे। अब हमें पैमाने किस तरह के प्राप्त हुए? सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, हाथीदांत का पैमाना या फिर स्केल जो प्राप्त हुई लोथल से, और मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। तो हमें ये एग्जाम्पल इसमें लिखना चाहिए। तो ये 5 अंक की प्रश्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला जो प्रश्न है वो है मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था को आप हड़प्पा सभ्यता में भुगतान संतुलन कहकर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर व्यापार संतुलन। ये जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर क्यों प्रयोग किए गए हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, मुद्रा जो आज की जो करेंसी है इस तरह से विकसित नहीं होने के बावजूद भी जो है भुगतान संतुलन, पैसे का लेन देन, व्यापार संतुलन, जो व्यापार किया जाता था वो भी सुचारू रूप से संचालित होता था। तो ये दोनों ही, ऐसा क्या कारण है जो बिना किसी व्यवधान के पूरा होता था? तो क्योंकि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन दोनों ही जो है हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। यहाँ के जो लोग हैं ये वस्तु विनिमय का जो है प्रयोग करते थे, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना। आज भी जो है पूर्वी जो मणिपुर, आसाम, मेघालय, यहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वहाँ पर वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें भी वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय में अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो आप इसके बदले ये चीज़ देकर इसे ले सकते हैं। इस तरह का जो है वस्तु विनिमय किया जाता था। लेकिन छोटे स्तर पर ये भी देखा गया है कि मोहरों का मुद्रा का प्रयोग किया गया था। छोटे स्तर पर मुद्रा के रूप में आप क्या इस्तेमाल करते थे? मुद्रा के रूप में आप मुहर का इस्तेमाल करते थे। मुहर का मतलब ही 2 तरह से होता है। मुहर का जो प्रयोग है एक तो सील के लिए किया जाता था, मतलब मुंह बंदी के लिए किया जाता था, और दूसरा जो है मुद्रा के रूप में भी प्रचलित थी। मुद्रा के रूप में जो है छोटे स्तर पे प्रचलित थी। तो आपको इस तरह से लिखना चाहिए। मुद्रा व्यवस्था, भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन, इस पे क्वेश्चन बनता है। इसमें 5 अंक की क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में भुगतान संतुलन जो है ये हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था, टिप्पणी कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। मेरे द्वारा अभी क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे 5 अंक की क्या है। तो आप अभी इसका आंसर देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। जैसे कि बताया गया है, एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना। हालांकि इस सभ्यता में हमें अत्यधिक संख्या में मोहरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमें मोहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अतिरिक्त छोटे स्तर पर मोहरों का प्रयोग मुद्राओं के रूप में भी किया जाता होगा। ये वाला एक सब पॉइंट से अगर आप ये लिखते हैं तो भी ठीक है, वरना आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अतः इस सभ्यता का भुगतान संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। क्यों? क्योंकि जो भी आप वस्तु का भुगतान कर रहे थे, मतलब कुछ वस्तु दे रहे थे या दूसरी वस्तु ले रहे थे, तो उसमें जो भुगतान हो रहा था वो हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता की जो वाणिज्य व्यापार है वो उन्नत अवस्था में थे। तो ये वाला पॉइंट भी यहीं पे 5 अंक की जो है कंप्लीट होता है। अगला जो प्रश्न है वो है नगरीकरण। अब इसमें 3 अंक की प्रश्न बनता है, जो कि हमारे द्वारा पहले भी किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के 7 नगरीकृत स्थलों के नाम बताइए, या किन 7 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है हड़प्पा सभ्यता में, उनके नाम बताइए। तो इसमें भी एक 8वां पॉइंट ये बनता है आर्थिक जीवन में कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो है ये विकसित अवस्था में थी। यही कारण है कि इस सभ्यता के अंतर्गत कई नगरों का विकास हुआ था। हर अर्थव्यवस्था जो है विकसित अवस्था में थी, तभी जो ग्रामीण बस्तियाँ थी वो नगरों में विकसित हुई थी। अब इस सभ्यता के 7 स्थलों के जो नगरों की संख्या दी है वो कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, बनावली, चौहुदड़ो। तो इस तरह से जो है ये सिर्फ इतना ही 3 अंक की प्रश्न बनता है। तो नगरीकरण जो है ये 3 अंक की प्रश्न में कंप्लीट होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष भी देना चाहिए, जो कि निष्कर्ष इस प्रकार से है कि ये प्रथम नगरीकृत सभ्यता का प्रमुख उसका आधार उसकी आर्थिक संपन्नता थी,
जबकि इस आर्थिक संपन्नता का आधार उन्नत कृषि, पशुपालन, विकसित वाणिज्य व्यापार था। तो इस तरह से हमें निष्कर्ष देना चाहिए। जितना भी आपने ऊपर लिखा है उन सब को समराइज़ करते हुए आपको यहाँ पे निष्कर्ष लिखना चाहिए। एक बार और आप सुन सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता का प्रमुख आधार उसकी आर्थिक संपन्नता थी, जबकि इस आर्थिक संपन्नता का आधार उन्नत कृषि, पशुपालन और विकसित वाणिज्य व्यापार था, जो कि हमने अभी पूरा ऊपर डिस्कस किया है। तो 8 पॉइंट्स में आपको आर्थिक जीवन लिखना चाहिए। अभी हमारे द्वारा आर्थिक जीवन के विविध पक्षों का उल्लेख कीजिए, ये वाला जो प्रश्न है ये कंप्लीट किया गया है। इसके पहले भी हमारे द्वारा मुख्यतः 4 प्रश्नों का विश्लेषण किया गया था और उसे किस तरह से लिखते हैं ये भी बताया गया था। आज 5वां प्रश्न जो है 11 अंकों में ये भी कंप्लीट होता है। अब आइए 5 अंकीय प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5 अंकीय प्रश्नों में पहले आपको यहाँ तक जो है ये प्रश्न कंप्लीट करवा दिए गए हैं। लगभग 23 प्रश्न जो है 5 अंक की करवा दिए गए हैं, जिनमें हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसका नामकरण, भौगोलिक विस्तार, काल निर्धारण, 3 कालों में किस तरह से विभाजित करते हैं, निर्माता कौन है, नगर नियोजन का वर्णन कीजिए, जल निकासी प्रणाली, विशाल अन्नागार, गोलाकार चबूतरे, श्रमजीवियों का निवास स्थान, बृहत स्नानागार, सभागार जैसे राजकीय भवन भी कहते हैं, गोदीवाड़ा, विशाल जलाशय, विशाल स्टेडियम, सूचना पटल। ये 5 अंकों में पूरा विथ डायग्राम आपको बताया गया था। उसके अलावा राजनीतिक जीवन, सामाजिक संगठन, मनोरंजन के साधन, इन्हें भी जो है डिटेल में डिस्कस किया गया था। इसके अलावा शवाधान पद्धति पर 5 अंकीय प्रश्न बनता है और पिक्टोग्राफ जो कि लिपि है उसके बारे में 5 अंकीय प्रश्न डिस्कस किया गया था। आज हमारे द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कृषि पर संक्षिप्त लेख लिखिए, इस तरह से 5 अंकीय प्रश्न बनता है। तो आप इसके आगे के प्रश्न जो है ये नोट कर सकते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की कृषि पर संक्षिप्त लेख लिखिए, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है वही इसमें आंसर आएगा। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पहले आप पूरा जो है इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद में जो है नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि किस तरह से हमें किस क्वेश्चन में लिखना है। अगला जो प्रश्न था वो था पशुपालन। तो किस तरह से आता है प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये पशुपालन वाला भी हम जो है ये लिख चुके हैं। अगला जो प्रश्न आता है हड़प्पा सभ्यता के शिल्प एवं उद्योगों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए की जगह टिप्पणी लिखिए, इस तरह से भी आ सकता है। तो 5 अंकीय प्रश्न ये वाला भी जो है कंप्लीट होता है। अगला जो प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के वाणिज्य व्यापार पर प्रकाश डालिए। ये भी 5 अंकीय प्रश्न था जो कि अभी हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की यातायात संचार व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। ये भी 5 अंकीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये वाला जो इन सभी क्वेश्चन में इस तरह से आते हैं तो क्या लिखना चाहिए ये बताया गया है। तो ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब जो अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न क्रमांक 29वां है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित माप तोल के पैमानों का वर्णन कीजिए। ये 5 अंकीय प्रश्न है। वहाँ पे प्रचलित थे माप तोल के कुछ पैमाने, उसका वर्णन करना था, जो कि मेरे द्वारा डिस्कस किया गया है। तो उस तरह से लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित मुद्रा व्यवस्था या भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन पर टिप्पणी कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है या फिर करके आपको लिखना चाहिए। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, या करके लिखेंगे आप। हड़प्पा सभ्यता की भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था, टिप्पणी करें। तो ये भी 5 अंकीय प्रश्न बनता है। तो अभी हमारे द्वारा जो है 31 प्रश्न जो है 5 अंकीय वो डिस्कस कर लिए गए हैं कि किस तरह के प्रश्न में आपको कितना मैटर लिखना चाहिए और क्या क्या उसमें जो है एग्जाम्पल देके लिखना चाहिए, तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो ये वाला मैटर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विशेषताओं का उल्लेख करें या फिर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। ये धार्मिक जीवन से संबंधित है और ये सभी जो प्रश्न थे ये आर्थिक जीवन से संबंधित थे। ऊपर जो प्रश्न थे वो सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन से संबंधित थे। उसके ऊपर जो प्रश्न बताए गए थे ये 5 अंकीय प्रश्न थे, जो कि हमारे द्वारा जैसे कि क्वेश्चन देखा गया था कि किस तरह की जो है भवन पाए जाते हैं, तो इस तरह के जो है विशिष्ट भवन पाए गए हैं, जो कि 11 अंकीय प्रश्न था। तो इस तरह से हमारे द्वारा 31 प्रश्न जो है आज कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगला प्रश्न हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विशेषताओं का उल्लेख करें, ये वाला। उसका अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। ये दोनों ही प्रश्न 5 अंकीय है जिसे आप नोट कर सकते हैं।
ये है इस तरह से, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विशेषताओं का उल्लेख करें। ये 32 नंबर का है। 33 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या फिर ये जो 5 अंकी प्रश्न है, लेकिन इसे 11 अंकों में किस तरह से पूछते हैं, आइए नोट करते हैं। 11 अंकों में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। धार्मिक जीवन की जितनी भी विशेषताएं हैं जो कि बताया जाएगा, उन्हें 2-2, 3-3 लाइन में किस तरह से लिखना चाहिए वो डिस्कस कर लेंगे अभी हम। तो ये यहाँ पे 11 अंकी प्रश्न में 2 5 अंकी प्रश्न बनते हैं धार्मिक जीवन से, और 11 अंकी प्रश्न बनता है। और जो 5 अंकी प्रश्न में पशुपतिनाथ की जो मुहर है वो भी बनता है, तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन जैसा आज हम लोगों का धार्मिक जीवन होता है, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी काफ़ी सारी विशेषताएं देखी जाती है, जैसे कि मातृ देवी की उपासना, या फिर मातृ देवी की पूजा भी आप लिख सकते हैं। मातृ देवी की उपासना, क्या माता की जो है पूजा की जाती थी या उपासना की जाती थी? पूजा नहीं की जाती थी। मूर्तियों के साक्षी तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन मंदिरों के साक्षी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लेकिन जो यहाँ पे जितनी भी उपासना की जाएगी वो प्रकृति स्वरूप में की जाएगी, मतलब प्रकृति को भगवान मानते हुए लौकिक आधार पर जो है पूजा की जाएगी। तो माता देवी की पूजा की जाती थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि पशुपति शिव की भी उपासना की जाती थी। पशुपति शिव की उपासना के साक्ष्य में किसे प्राप्त हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी संख्या में मोहरों के साक्षी प्राप्त हुए हैं। लिंग और योनि पूजा दोनों के साक्षी प्राप्त हुए हैं। कुछ लिंग नुमा पत्थर और कुछ योनि नुमा पत्थर जो है ये प्राप्त हुए हैं। तो अनुमान ये लगाया जाता है कि दोनों ही तरह की पूजा प्रचलन में थी। उसके अलावा अग्नि पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। हमें कुछ अग्नि वेदिकाएँ जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है, मुख्यतः लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। जल पूजा के साक्षी प्राप्त हुए हैं। जल पूजा के साक्षी यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही हमें जो है विशाल स्नानागार के जो है साक्षी प्राप्त हुए थे। अब विशाल स्नानागार जो हमें प्राप्त हुआ था वो एक तरह से जो है जल में स्नान करने को एक पवित्र कर्तव्य मानते थे, इसलिए जो है जल पूजा की जाती थी। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे नोट करना चाहिए। अगला जो है ये प्रतीक पूजा पाई जाती थी। जिस तरह से आज हमारे द्वारा घर के बाहर हाथ के छाप लगाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, और स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है या फिर चक्र का जो चिन्ह बनाया जाता है, ये उस समय भी जो है प्रचलन में था। तो ये वाली प्रतीक पूजा भी जो है पाई जाती है, ऐसा अनुमान है। वृक्ष पूजा भी जो है की जाती थी। जिस तरह से आज हमारे द्वारा महिलाओं के द्वारा जो वृक्ष पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है समय समय पर, तुलसी की पूजा की जाती है, तो उस समय भी जो है वृक्ष पूजा प्रचलन में थी। तो प्रभाव तो पड़ा है हड़प्पा सभ्यता का आज भी। पशु पूजा भी की जाती थी। पशु पूजा मतलब कि आज भी जो है गोवर्धन पूजा में जो है गायों की पूजा की जाती है, और इसी तरह से अन्य पशुओं की भी जो है पूजा की जाती है। वैसे देखा जाए तो हिंदू समाज जो है हमेशा से पर्यावरण का, पारिस्थितिकी का पोषक रहा है। अगला देखें तो हम जादू टोने में विश्वास करते थे। जी हाँ, बिल्कुल जादू टोने में जो है विश्वास करते थे, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता से ताबीज़ों के साक्षी प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से हमें इसमें लिखना चाहिए। उसके अंदर पूजा विधि भी हमें लिखना चाहिए, और साथ में जीवरत जो कि पहले 3 अंकों में डिस्कस किया गया था, उसे भी यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। तो धार्मिक जीवन जो है 11 अंकों का प्रश्न है। इसे 5 अंकों में भी पूछ सकते हैं। अगर 5 अंकों में पूछते तो आपको 2-2 लाइन इन सभी की लिखेंगे, मतलब कोई भी 5 पॉइंट ले सकते हैं, उसकी 2-2 लाइन लिखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। 5 अंकों में कभी भी हमें 1 बाय 1 इस तरह से नहीं लिखते जाना चाहिए कि बस आप लिखते जा रहे हैं। हमें पॉइंट बना के लिखना चाहिए 5 अंकों में। कि आप मतलब इस तरह से आप डैश 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 करके आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं एक 1.5 लाइन में, तो वो आंसर आपका काफ़ी इफेक्टिव रहता है और एग्जामिनर द्वारा अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। 11 अंकों में हमें सबसे पहले उसके बारे में 2 लाइन में बताना चाहिए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद में अगर हो सके तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने के बाद में जो है लास्ट में कंक्लूजन देना चाहिए। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष देना चाहिए। तो 11 अंक की प्रश्न में ये भी कब किया जाता है, जब उसमें लिखा रहता है कि इसका उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। अगर यहाँ पे मूल्यांकन कीजिए लिखा रहता है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव
मतलब कि सकारात्मक बिंदु और नकारात्मक बिंदुओं को लिखना चाहिए कि ये होता है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, अवलोकन करने के बाद में इस तरह से हुआ है। समीक्षा कीजिए, अगर इस तरह से आता है तो आपको फिर समीक्षा देनी होती है। ये दोनों ही एक जैसे नहीं होते। तो 11 अंकों में अगर आप मूल्यांकन को समीक्षा की जगह और समीक्षा को मूल्यांकन की जगह लिखते हैं तो एग्जामिनर द्वारा अंकों की कटौती की जाती है। तो हमें इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से लिखना चाहिए ये भी मेरे द्वारा आगे डिस्कस किया जाएगा। तो ये धार्मिक जीवन कंप्लीट होता है यहाँ पे। इस तरह से धार्मिक जीवन में हमें सब पॉइंट्स लिखना चाहिए। अब डिटेलिंग देखते हैं उसका कि किस तरह से लिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आपको 2 लाइन इसके बारे में इस तरह से लिखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता मतलब कि वो ज़्यादा भगवानों की पूजा में बिलीव नहीं करती थी, मतलब भगवान से ही मांगना सब कुछ, परलौकिक शक्तियों का इतनी ज़्यादा वहाँ पे वर्चस्वशाली नहीं था। लौकिक सभ्यता थी और जिसमें यद्यपि धार्मिक तत्व उपस्थित था, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूजा नहीं की जाती थी, अपने अपने स्तर पे उसकी उपासना की जाती थी, लेकिन ये जो धार्मिक तत्व ही वर्चस्वशाली नहीं था। तो इस तरह से हमें लिखना चाहिए। आप नोट कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें यद्यपि धार्मिक तत्व उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। हड़प्पाकालीन धर्म को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। अब इसमें आपको धार्मिक जीवन में इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हैं कि मातृ देवी की उपासना करते थे, पशुपति शिव की उपासना करते थे, लिंग पूजा, योनि पूजा, अग्नि पूजा के साक्षी प्राप्त हुए हैं, जल पूजा के साक्षी प्राप्त हुए हैं, प्रतीक पूजा, पृथ्वी पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, देवदासी प्रथा, जादू टोने में विश्वास करते थे, पूजा विधि और जुगरत। इस तरह से आपको नोट करना चाहिए। अब इन सभी के बारे में आप डिटेल में इस तरह से लिख सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी क्योंकि हमें सबसे पहले जो है मूर्ति पूजा के साक्षी प्राप्त हुए हैं। किनकी मृण मूर्ति प्राप्त हुई हमें? तो उर्वरता देवी की का प्रतीक हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा इस धारणा पर आधारित थी कि सृष्टि का प्रारंभ नारी शक्ति से हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है जो कि उर्वरता देवी का प्रतीक है। तो इतना पॉइंट आपको लिखना चाहिए। इसमें से 1 लाइन 2 लाइन आप कम भी कर सकते हैं। अगला है पशुपति शिव की उपासना। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा प्रचलित थी क्योंकि मुहर में हमें पशुपति शिव की आकृति अंकित मिलती है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। लिंग पूजा और योनि पूजा प्रचलित थी। हाँ, आज की ही जैसे जो है पहले भी लिंग पूजा और योनि पूजा प्रचलन में थी। हड़प्पा सभ्यता में लिंग व योनि पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ चिकने पत्थरों को लिंग कहा गया है और कुछ छिद्रयुक्त पत्थरों को योनि माना गया है। ये काफ़ी सारी संख्या में पाया गया है, इसलिए लिंग पूजा और योनि पूजा के साक्षी प्राप्त हुए हैं ऐसा माना जाता है। अग्नि पूजा, ये अग्नि वेदिकाएँ, इसमें हमें किस तरह से लिखना चाहिए? इस सभ्यता की खुदाई से हमें अनेक अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। ये अग्नि वेदिकाओं में हमें राख और कोयले के अवशेष मिले हैं। संभवतः इनका प्रयोग जो है धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग किया जाता होगा। अब ये जो हमें अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिली है? ये कालीबंगा और लोथल से मिली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 3 अंक की प्रश्न में हमें ये वाला पॉइंट लिखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है जल पूजा। किस तरह से हम जल पूजा के साक्षी प्राप्त हुए ये कह रहे हैं क्योंकि सेंधव लोग शुभ मुहूर्तों में और विशेष पर्वों पर सामूहिक स्नान करना एवं अपना एक पवित्र कर्तव्य मानते थे। जिस तरह से हम आज की सभ्यता में सोमवती अमावस्या आती है या फिर पूर्णिमा और कुछ विशेष पर्वों पर हमारे द्वारा जो है नदियों के किनारे जाके स्नान किया जाता है, उसी तरह से उस समय भी जो है जल पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार के साक्षी प्राप्त होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जल पूजा की जाती होगी। एक मोहनजोदारो जो करके है, ऋतिक रोशन की मूवी भी आई थी, तो उसमें भी जो है मोहनजोदारो के बृहत स्नानागार को काफ़ी अंदर तक बताया गया था। तो आप उसके बारे में उस मूवी को देखकर भी है जो थोड़ा बहुत हड़प्पा सभ्यता का ओवरव्यू ले सकते हैं। वैसे मेरे द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता, ये जो मैं सब बता रही हूँ, ये एक वीडियो शेयर किया गया है। अगर आप वो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता एक नज़र में, तो आपको इसका मोटे मोटे तौर पे, ऊपरी तौर पे तो पूरा समझ में आ जाएगा और आपको डिटेलिंग मेरे द्वारा बताई जा रही है। अब प्रतीक पूजा, किस तरह से प्रतीक पूजा प्रचलित थी ये हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है स्वास्तिक और चक्र के जो है साक्षी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी अन्य भी प्राप्त हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें कुछ स्थानों पर सिंह, स्तंभ, चक्र तथा स्वास्तिक के चित्र मिले हैं। संभवतः इसका धार्मिक महत्व था। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे।
स्वास्तिक और चक्र आज भी जो है ये सूर्य पूजा के ही प्रतीक हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे थोड़ा स्पीड में बताया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने 2 से 3 बार इस वीडियो को ओरली सुना है। मतलब आपको जब भी समय मिले, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बैठ गए नहीं अब तो हमें मतलब आंसर राइटिंग करनी ही है, बैठ गए और लिखने लगे। लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, मतलब आप कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनना चाहिए, मतलब अलग अलग समय पे सुनना चाहिए। आज सुना है, 2 दिन बाद वापस सुनिए, उस बीच में आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, फिर 2-3 दिन बाद वापस सुनिए। इस तरह से अगर आप सुनते हैं तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ही याद रहेंगे। अगर आप लिख भी लेते हैं, आपके द्वारा नोट्स नहीं है बनाए हुए, तो आपको अगर लिख भी लेते हैं तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, मतलब 2 से 3 बार अगर इसे सुन लेते हैं, बार बार सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर आप कान में ईयरफोन लगा सकते हैं, आप अपना काम करते रहिए। 2 से 3 बार अगर आपने सुन लिया है, उसके बाद में फिर अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको इसका 100% बिना किसी मेहनत का आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पृथ्वी पूजा। पृथ्वी पूजा में हमें किस तरह से लिखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में पृथ्वी पूजा की जाती थी। साक्षी कैसे मिले हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक मुहर में हमें स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित उर्वरता की देवी होता, मतलब ये हमें ऐसा लगता है कि ये उर्वरता की देवी थी। तो पृथ्वी पूजा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पूजा और उर्वरता की देवी हम आज भी उन्हें मानते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पशु पूजा। इस सभ्यता में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कैसे? क्योंकि हमें एक श्रृंगी पशु जिसका मतलब कि एक सिंह था, जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, वो तथा कुबड़ वाले सांड का अंकन मोहरों में प्राप्त होता है। ये मुख्यतः हमें बहुत सारी मोहरें जो है ये प्राप्त हुई है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पशु पूजा की जाती थी। अगला जो पॉइंट है वो है वृक्ष पूजा। इस सभ्यता में मोहरों पर पीपल के वृक्ष पर्याप्त संख्या में अंकन मिला है। इस सभ्यता में पीपल, नीम, बबूल के पेड़ की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमें कुछ जगह पर नीम के, कुछ जगह पर बबूल के, इस तरह के पेड़ की जो आकृति प्राप्त हुई है मोहरों पे, तो हमें ऐसा लगता है कि वृक्ष पूजा भी की जाती थी संभवतः। देवदासी प्रथा और उपासिकाएं, हाँ देवदासी प्रथा वहाँ पे प्रचलित थी। किस तरह से? सिंधु प्रदेश में अनेक नारियों की मूर्तियाँ मिली है, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः देवदासी प्रथा प्रचलन में थी। जैसे हमें मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो वो देवदासी प्रथा का एक साक्षी लगता है। अगला जो है, क्या जादू टोने में विश्वास करते थे? हाँ, हड़प्पा सभ्यता से हमें जो खुदाई में ताबीज़ों, बहुत संख्या में ताबीज़ जो है प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई धर्म भूत प्रेत भक्ति पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब इनकी पूजा विधि किस तरह से होती थी, ये भी एक पॉइंट था। तो सिंधु निवासी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संभवतः धूप, दीप, अग्नि, संगीत, नृत्य, पशु बलि का प्रयोग करते थे। हमारे यहाँ आज के टाइम में कंकु, हल्दी, चावल, जल, दूध, दही, इन सब का प्रयोग करके पूजा विधि की जाती थी। तो उस समय जो है वो भी धूप, दीप, अग्नि का प्रयोग करते थे, संगीत, नृत्य करते थे, पशु बलि का प्रयोग करते थे। तो जैसे कि हड़प्पाई धर्म से हमें योग, ध्यान, चिंतन का महत्व था। वहाँ पर मतलब जो योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हमें ऐसा लगता है कि पूजा विधि में वो योग को भी, ध्यान को, चिंतन को भी महत्व देते थे। अब मोहनजोदड़ो से एक योगी की ध्यानमग्न मुद्रा के जो हमें साक्षी प्राप्त हुए हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला जो है जिगुरत, अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ जो है 3 अंकीय प्रश्न में आता है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि मेसोपोटामिया से जो है टीले प्राप्त हुए थे, हड़प्पा से भी टीले प्राप्त हुए हैं, लेकिन मेसोपोटामिया के जो टीले थे वो जिगुरत थे। जिगुरत को वहाँ पर मंदिर कहा जाता है, तो उन मंदिरों की तुलना हमारे यहाँ के टीलों से की गई, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का मंदिर नहीं पाया गया था, तो ये साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जिगुरत एक ऐसा शब्द है जिसे आप पहली बार देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना चाहिए, तो इसमें सिर्फ यही लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। साथ में धार्मिक जीवन पर जो 11 अंकीय प्रश्न है वो भी यहीं पे कंप्लीट होता है। हमारे द्वारा अभी जो है धार्मिक जीवन की विशेषताओं का उल्लेख कर ये वाला कंप्लीट हो गया था प्रश्न। ये 11 अंकीय और 5 अंकीय दोनों में देख लिया है। और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये वाला जो प्रश्न है इसमें आपको जो अभी पॉइंट लिखे गए हैं उसमें माता देवी की उपासना, पशुपति शिव की पूजा, अग्नि पूजा, इन्हीं सब का जो है वृषभ पूजा, सूर्य पूजा, इन सब का ही जो है उल्लेख करना है। तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये 5 अंकीय प्रश्न है, टिप्पणी आप कर सकते हैं, जो भी आपको 5 पसंद आते हैं पॉइंट आप उसे लिख सकते हैं।
अगला जो 34 क्रमांक का जो प्रश्न है ये भी 5 अंक की ही है। हड़प्पाकालीन पशुपति शिव की मुहर पर टिप्पणी करें। ये 5 अंक में पूछा जा सकता है, क्योंकि बृहद स्नानागार और अन्य जो 5 अंकीय प्रश्न का कंटेंट रखते थे उसे पूछा गया था, तो पशुपति शिव के बारे में भी 5 अंकीय प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए उसे डिस्कस करते हैं किस तरह से लिखना चाहिए। पशुपति शिव की जो मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इस तरह से जो है पशुपतिनाथ की जो मुहर हमें मिली थी, इस तरह से व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके आसपास जो है जानवरों के चित्र थे। तो सर जो जॉन मार्शल है उनके द्वारा ये अनुमान लगाया गया था कि ये जो है पशुपति शिव की मुहर है। तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मुहर में योगी की मुद्रा में बैठे हुए एक त्रिमूर्ति का चित्र है। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार ये जो मूर्ति है ये पशुपति शिव की है। इनके चारों ओर 5 तरह के जानवर हैं, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा। ये जो है ये उल्टे हाथ तरफ है बाईं ओर, और ये जो है सीधे हाथ तरफ है हाथी और बाघ, और उल्टे हाथ तरफ है गेंडा और भैंसा। पैरों के पास में 2 हिरणों के चित्र जो है ये बने हुए थे। तो ये पशुपतिनाथ की मुहर थी। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरण, ये सभी क्या खड़े हैं। तो हमें इतना कंटेंट लिखना चाहिए। किसके द्वारा ये बताया गया था? सर जॉन मार्शल के द्वारा ये बताया गया था कि ये जो मूर्ति है पशुपति रूप शिव की ही है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। किस तरह की मुहर है? ये मिट्टी की मुहर है, मतलब पकी हुई मिट्टी की। किस तरह से बैठे हुए थे? ये योगी की मुद्रा में बैठे हुए थे। त्रिमूर्ति का चित्र है। किसका चित्र है? त्रिमूर्ति का चित्र है। तो इस तरह से आपको इसमें लिखना चाहिए। अगले जो है हम 3 अंकीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। हमारे द्वारा 20 जो है ये 3 अंकीय प्रश्न जो है डिस्कस कर लिए गए थे। जिगुरत तक मेसोपोटामिया के मंदिर, यहाँ तक जो है 3 अंकीय प्रश्न जो है डिस्कस कर लिए गए थे। अगला जो प्रश्न है आपको नोट करना चाहिए 21 नंबर का, सारगोन का अभिलेख। सारगोन के अभिलेख में ही जो है हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया था। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ऋग्वेद में जो है हर यूपिया जो है हड़प्पा सभ्यता के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों जो है ये प्री के फैक्ट्स हैं। तो सारगोन के अभिलेख में क्या बताया गया है, ये आप 3 अंकीय प्रश्न को सिर्फ आपको 3 लाइन लिखनी है। तो मैं आपको ओरली बोलूँगी और आपको नोट कर लेना चाहिए कि मेसोपोटामिया में अक्काड़ क्या है? एक राजा का नाम है। अक्काड़ का एक प्रसिद्ध सम्राट जो है, सारगोन के अभिलेख से बाह्य व्यापार की पुष्टि होती है। सारगोन के अभिलेख में क्या बताया गया था कि ये जो मेसोपोटामिया है जहाँ से हमारा व्यापार होता था, वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम था अक्काड़। अक्काड़ के एक प्रसिद्ध सम्राट थे, उन सम्राट का नाम क्या था? सारगोन। ये जगह का नाम नहीं है, ये राजा का नाम है। वहाँ के सम्राट सारगोन का एक अभिलेख था जो कि 2350 ईस्वी का था। उन्होंने ये बताया था कि मेसोपोटामिया का जो व्यापार है, बाह्य व्यापार किन किन से होता है? 3 जगह से बताया था उन्होंने। एक बताया था दिलबन, जिसे बहरीन कहा जाता है, आज का बहरीन। माकन बलूचिस्तान से, और मेलुहा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए ही था। तो इस तरह से 3 अंकीय प्रश्न भी कंप्लीट होता है। किस तरह से लिखना चाहिए हमें, आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। सारगोन का अभिलेख जो है 3 अंकीय प्रश्न है। मेसोपोटामिया स्थित अक्काड़ के प्रसिद्ध सम्राट सारगोन के अभिलेख 2350 ईसा पूर्व का था, तो ये हमें लिखना ही चाहिए। से बाह्य व्यापार की पुष्टि होती है। मेसोपोटामिया का व्यापार दिलबन बहरीन से, माकन आज का बलूचिस्तान, मेलुहा हड़प्पा सभ्यता से होता था। तो हमें इतने जो है पॉइंट्स को आपको 3 अंकी में लिखना चाहिए। इसमें से आप कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगले जो 3 अंकीय प्रश्न हैं आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल है। पहला है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था। मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। चहूदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अल्लाहदीनो, ये जो सभी हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूरा स्थल है। सूतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान का एक बंदरगाह नगर है। मांडा, जो कि कश्मीर में स्थित है।
साथ ही हमारी सबसे उत्तरी सीमा जो हड़प्पा सभ्यता की है वो भी है देमाबाद। हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा है आलमगीरपुर, ये पूर्वी सीमा है। सनौली जो कि एक करंट का मुद्दा है, तो इसके ऊपर भी जो है ये 5 अंक में टिप्पणी कीजिए या तो फिर 3 अंक में ये प्रश्न आ सकता है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित स्थान है। धोलावीरा और लोथल ये भी वहीं के स्थान है। लोथल और रंगपुर जो है ये खंबात की खाड़ी के स्थल है, लोथल और रंगपुर। कालीबंगा जो है हरियाणा का स्थल है। रोपड़ पंजाब का, रोपड़ और संकुल जो है पंजाब के स्थल है। मेरे द्वारा एक डायग्राम आपको बताया गया था, वो डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है। राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल ये भी सभी जो है ये हरियाणा के स्थल है। मीताथल, दिलमून, तो ये सभी जो है ये 3 अंकीय प्रश्न है। तो 3 अंकों में इनमें से कोई सा भी अगर शब्द आता है तो आपको इसका डिटेल में लिखना चाहिए। अब कुछ अगले प्रश्न हैं। घग्गर आकरा सभ्यता, जारवे संस्कृति, झूकर जहांगीर संस्कृति, माउंट एबी, ये सभी प्रश्न जो है मेरे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी आप अपने तरफ से जो है ये होमवर्क में लिख सकते हैं कि आप अपने साइड से क्या करेंगे। ये सब प्रश्न तो मैंने डिटेल में मैं करवा दूंगी, लेकिन आप SR राव जिन्होंने लोथल की खोज की थी ये भी आ सकता है 3 अंकों में। अमलानंद घोष 3 अंकों में आ सकता है। जगपति जोशी 3 अंकों में आ सकता है। NG मजुमदार ये भी 3 अंकों में आ सकता है। अब इसे जो SR राव ने जो है लोथल की खोज की थी 1957 में, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बारे में एक लाइन ही लिखाऊंगी क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी 1960 में। जगपति जोशी ने सुरकोटड़ा की खोज की थी 1964 में। अब जो इनके स्थान जो है आपको लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है, तो आपको ये सब भी लिखना चाहिए। NG मजुमदार जो है चौहदड़ो 1981 में इन्होंने खोज की थी। इसके अलावा अन्य जो स्थल है जैसे कि डेरा इस्माइल खां, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में का ही एक पूरा स्थल है। जलीलपुर ये भी आ सकता है। बालाकोट जो कि बलूचिस्तान का एक बंदरगाह नगर है। देसलपुर, भगवत राव, कुंतासी ये जो है ये भी आ सकते 3 अंकों में। सूतकाकोह, डाबरकोट, मुंडिकाक और शोरतुगोई ये जो दोनों हैं ये अफगानिस्तान के पुरा स्थल है, जो कि सिर्फ अफगानिस्तान में 2 ही पुरा स्थल पाए गए हैं। एक बार आप फिर से देख सकते हैं। डेरा इस्माइल खां, जलीलपुर, बालाकोट, देसलपुर, भगवत राव, कुंतासी, सूतकाकोह, डाबरकोट, मुंडिकाक और शोरतुगई ये जो सभी स्थल है ये पूरा स्थल है। तो 62+ जो है मेरे द्वारा 3 मार्कर डिस्कस किए गए हैं। तो ये सब जो इस तरह से लाइट पेन में लिखे गए हैं, तो ये आपको अपने साइड से करना है क्योंकि इतनी ज़्यादा भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे द्वारा यहाँ पे ब्लैक पेन से नोट कर दिए गए हैं और अभी से डिस्कस भी कर लिया जाएगा। हड़प्पा स्थल जो कि पंजाब प्रांत का एक पूरा स्थल है, सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। इसकी खोज हुई थी रावी नदी के बाएं तट पर, दयाराम साहनी द्वारा हुई थी खोज। और साथ में ये हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनित शहर है। और हड़प्पा सभ्यता में हमने काफ़ी सारे पूरा स्थल देखे थे, जैसे कि 6 की 2 पंक्तियों में अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं, कब्रिस्तान H और R37 प्राप्त हुआ है। तो सभी हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुआ है। कांसे की कित्ता गाड़ी भी प्राप्त हुई है, तो इसमें आपको ये लिखना चाहिए। और ये सभी ये जो है इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ मेरे द्वारा ये 5 अंकों में 3 अंकों में लिखा गया है। तो आज जो है काफ़ी लंबी वीडियो ना हो जाए तो आप ये वाला डायग्राम जो है बना सकते हैं और स्थलों के बारे में 3-3 अंकों में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पे अच्छा लाइक और सब्सक्राइब मिलता है, सब्सक्राइब करते हैं लोग, तो मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। अदरवाइज़ ये वाला लास्ट रहेगा, क्योंकि वीडियो तो सभी देखते हैं लेकिन कोई भी लाइक नहीं करता है और ना ही सब्सक्राइब करता है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मैं मेंस का इतना सारा कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में नहीं दे पाऊँगी। दूसरा वीडियो जो है स्टार्ट करूँगी जिसमें जो सब्सक्राइबर इंटरेस्टेड रहें। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।